हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जर। आज हम करने जा रहे हैं 2023 का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने बनवाया हुआ है। अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। कोई ऐसा कंपाउंड है एक्स, इसका नाम दे दिया हमने एक्स। उसमें कह रहा है कि जो जिप्स है प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जो जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या है हमें वो बनाना है, तो उसको बना लेते हैं। अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम जिप्सम का फॉर्मूला हमें पता होगा तो हम ये जो कंपाउंड है उसको बना सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 फर्स्ट 2H2O। इसको अगर आप हीट दे देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CaSO4 प्लस हाफ H2O एंड प्लस जो बाकी बचा हुआ वाटर है वो साथ में बाहर निकल जाता है। तो हमारा ये कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, हाफ H2। ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोल देते हैं। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसको बोल देते हैं पीओपी। नॉर्मल लैंग्वेज हम इसको पीओपी बोल देते हैं। जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, हड्डियों वगैरह जब टूट जाती है उसको जोड़ने का काम ये करता है पीओपी। और उसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या शॉर्ट फॉर्म हम इसको पीओपी भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया CaSO4 हाफ H2O एंड एक्स हमें मिल गया है। ये हमारा एक्स कंपाउंड नेम इसका हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब मुझे स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। दोनों के केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले केमिकल सोडा की बात कर, सॉरी बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा अगर हम फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। ये चार कंपाउंड है। NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O एंड CO2 का, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है। अब बेकिंग सोडा क्या मिलेगा इसमें हमें? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपका होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके साथ ही जितना बचा है उस मैटर को भी ले लेते हैं। बनता है हमारा NH4Cl। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेकिंग सोडा केमिकल कंपाउंड। अब देखते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करें तो जो बेकिंग पाउडर है ये केमिकल मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर होता है हमारा NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस कोई भी माइल्ड एसिड हम ले सकते हैं, कोई भी माइल्ड। तो हम इसमें यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और माइल्ड टार्ट्रिक एसिड, माइल्ड माइल्ड एडिबल एसिड होता है जिसको जिसमें हम लेते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो NaHCO3 और टार्ट्रिक एसिड के जो मिक्सचर है उसको हम बोल देते हैं, वो मिक्सचर से बनता है बेकिंग पाउडर।
तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसमें एसिड भी प्रेजेंट रहता है, वो होता है टार्ट्रिक और जो माइल्ड फॉर्म पे होता है। तो ये है केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन regulating blood sugar level in human body. Mention the disease caused due to it. इससे डिजीज क्या होती है देखिए, पहली बात तो रोल अगर हम बात करें तो इसका रोल होता है रोल द ब्लड प्रेशर। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट, मतलब लोअर ब्लड शुगर, बहुत हाई ब्लड शुगर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रोल अगर हम रोल बात करें, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, तो होता है रोल लोअर द ब्लड प्रेशर। डिजीज की अब बात करें तो डिजीज हो जाती है हमारी डायबिटीज, जिसको हम शुगर भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए डायबिटीज होता है। तो जो डिजीज है हमारी वो है हमारी डायबिटीज। रोल होता है इसका लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, या लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। उसके बाद बोल रहा है हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटिंग। क्या टाइमिंग पे इंसुलिन क्या रेगुलेट होगा, देखिए अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, अगर देखिए हाई ब्लड प्रेशर है, इट्स मीन मोर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, मोर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। वहीं पे अगर लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी की अगर बात हो रही तो इट्स मीन जो सिक्रेशन है इंसुलिन का वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर बीपी बढ़ रहा है तो इट्स मीन सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है इंसुलिन हार्मोन का। अगर बीपी कम है तो इट्स मीन जो सीक्रेशन है इंसुलिन हार्मोन का वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं इसके साथ ही। नेम द टाइप ऑफ ब्लड oxygenated and deoxygenated transported by each of the following. Mention the path from one organ which place to another organ. मीन्स एक चीज तो हमें बताने की ब्लड कौन कौन सा ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है हमें ये बताना है। ऑर्गन्स के नेम भी हमें बताने हैं। तो हमें दो चीजें दी हुई है, हमें दिया हुआ है वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, ह्यूमन में जब ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही होती है तो ह्यूमंस में होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें डबल ब्लड सर्कुलेशन मीन, ठीक है, ये है लंग्स। तो यहां से यहां तक का जो सर्कुलेशन होता है वो एक सर्कुलेशन बोलते हैं। यहां से बॉडी ऑर्गन्स की जो बात हो रही है, यहां से यहां का जो सर्कुलेशन है आपका हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, ये दूसरा सर्कुलेशन। तो एक स्टेप में कंप्लीट होता है सर्कुलेशन लंग्स टू हार्ट। हार्ट में ब्लड आने के बाद हार्ट से ब्लड फिर कर आता है बॉडी ऑर्गन में, तो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, ठीक है। एनिमल्स में बात करें तो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेना का। देखिए हमारी उसमें जो मेन हम बात करते हैं तो मेन जो दो हमारी हैं वो है वेना कावा और आर्टरी। इन्हीं का काम है ब्लड को लाने और ले जाने का, ठीक है। एक है आर्टरी, दूसरा हमारा लिखा हुआ नाम वेना का। आर्टरीज का काम होता है हार्ट टू बॉडी ऑर्गन में ब्लड ले जाने का। तो आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट्स मीन O2 वाला ब्लड, जिस ब्लड में O2 प्रेजेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी आर्टरी
जो लेके जाएगी हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, सारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, जो मेन हमारी आर्टरी है, मेन है हमारा, वो ले जाती है आर्टरी। अब ये मेन आर्टरी जो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं आर्टरी, ये लेके जाएगी ब्लड को, ठीक है। आर्टरी और वेन की हम बात करते हैं, तो वेना कावा हमारी एक वेन है और ये हमारी आर्टरी। आर्टरीज का काम है हार्ट टू ब्लड तक, हार्ट टू बॉडी तक O2 वाले ब्लड को लेके जाने का। अब वेना कावा जो एक वेन है, ठीक है, ये आपकी हो जाती है मेन, जिसको हम बोल देते हैं ओटा। जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी ही हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती है। हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी वो ओटा लेके जाएगी, फिर ओटा डिफरेंट आर्टरीज में कन्वर्ट होती है। उसके बाद अलग अलग बॉडी ऑर्गन में अलग अलग आर्टरी लेके जाती है, और हर बॉडी ऑर्गन की आर्टरी का नेम अलग अलग है। तो मेन जो आर्टरी होती है वो हमारी होती है ओटा, जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है, उसके बाद वो बांटती है फिर, ठीक है। बात करें वेन्स की, तो एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, जैसे मैंने कहा। तो वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 की कुछ अमाउंट में CO2 पाई जाती है। तो जब वेन्स की हम बात, तो मेन वेन हमारी होती है वेना कावा, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वेना कावा का इसमें ब्लड का आंसर तो हमें मिल गया, इट्स मीन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करती है? वेना कावा। अब बात करते हैं कहां से कहां तक लेके जाती है। ये पूछा कि ऑर्गन टू कहां से कहां तक लेके जाती है, तो वेना का कावा का काम होता है बॉडी टू हार्ट तक लेके जाने। आर्टरी का काम है हार्ट से बॉडी ऑर्गन में लेके आने का ब्लड, क्योंकि O2 हर बॉडी ऑर्गन को चाहिए। अब जो CO2 वाला ब्लड है, ठीक है, वो लेके जाती है वेना कावा, लेके जाती है बॉडी टू और हार्ट में, बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट में। तो वेना कावा लेके कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कौन से ऑर्गन से कहां तक लेके जाएगी? तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक। बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। तो डबल सर्कुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स में ले जाने के लिए होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट टू बॉडी ऑर्गन से तो आर्टरीज लेके जा रही होती है ऑक्सीडेटेड ब्लड, लेकिन अगर लंग टू हार्ट की बात करें, लंग्स टू हार्ट की वहां पे बात करें, तो वहां पे आर्टरी और वेन्स का काम चेंज हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो CO2 मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पल्मोनरी आर्टरी के लिए भी हम यूज करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक लेके जाती है? तो पल्मोनरी आर्टरी जो एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो लेके जाती है हार्ट टू लंग्स में, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के लिए हम यूज करेंगे हार्ट टू लंग्स, ये वाला जो एरिया है, ये काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। ये एरिया जो है, ये वाला सर्कुलेशन होगा वेना कावा का। जो पल्मोनरी वेन है वो एक ऐसी वेन है जो लंग्स टू हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। लंग्स टू हार्ट वाले सर्कुलेशन में काम अलग अलग हो जाता है। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो सिर्फ एक ही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और सिर्फ एक ऐसी आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी के लिए जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the part of the human excretory system when nephrons are found. Write the structure and the function of nephrons. देखिए नेम तो बहुत सिंपल सा है, किडनी में ही, देखिए किडनी ही हमारा मेन पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, जहां मेन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो नेफ्रॉन के अंदर ही होती है, ठीक है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी बोल दिया जाता है नेफ्रॉन को। तो किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेगा, तो एक्सक्रीटरी जो नेम होगा वो हो जाएगा हमारा किडनी। बात करते हैं राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। अब देखिए ये रेनल आर्टरी है, हमने कहा कि हम आर्टरीज ब्लड को लेके, तो रेनल आर्टरी जो एक ऐसी आर्टरी है जो किडनी में है, तो किडनी में ब्लड लेके आती है। इसमें नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर आने का काम किसका? रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी जब ब्लड लेके आती है तो यहाँ पे ये एक डायग्राम बनता है, ये वाला, ठीक है, ये कुछ एक चीज बनती है। अब ये क्या है?
बात पर पहले करते हैं ग्लोमेरुल्स की, जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे गोल गोल राउंड में जो बने हुए हैं, ये है ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स जो होती हैं वो थिन कैपिलरीज होती है, ठीक है, थिन कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुल्स, जो प्रेजेंट रहती है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब ग्लोमेरुल्स के बाहर जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसी बोमेन कैप्सूल, इसी जो ग्लोमेरुल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहीं पे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इट्स मीन इसी के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है, फिल्ट्रेशन में होता क्या है, फिल्ट्रेशन में होता है कि नाइट्रोजनस बेस को अलग किया जाता है ब्लड से, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहीं पे फिल्टर होता है, यहीं पे अलग होता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर एंड ग्लोमेरुल्स जो है थिन कैपिलरीज है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की। तो यहां से जो ये बोमेन्स कैप्सूल, ये इसका जो एक्सटेंड हो जाता है वो एक्सटेंड हो जाता है ट्यूबुलर पार्ट में। अब ट्यूबुलर पार्ट क्या है, ट्यूबुलर पार्ट आपका ये वाला पोर्शन जो फोल्ड हो रहा है। अब ट्यूबुलर पार्ट में ये होता है, ट्यूबुलर पार्ट में होता है रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। रीएब्जॉर्प्शन मीन ब्लड में जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो निकल आती हैं ब्लड में आ जाता है, तो वो जैसे आपको कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोज जो है उसका यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। फिर यहाँ से वेन्स उस ब्लड को ह्यूमन बॉडी तक वापस लेके जाती हैं, और जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो यहाँ इस पोर्शन ट्यूबुलर पार्ट से होते हुए, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें पूरा नाइट्रोजनस बेस वाला जो पार्ट है, जो यूरिया वगैरह, वो इसमें स्टोर होता है। यहाँ से स्टोर होने के बाद फिर वो ब्लड किडनी से फिर बाहर निकलता है, उसके बाद फिर वो भेजा जाता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अब ये है हमारी नेचुरल किडनी जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर रहती है। आर्टिफिशियल अगर किडनी की हम बात करें तो आर्टिफिशियल किडनी में यही प्रॉब्लम है कि वहां पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो ट्यूबुलर पार्ट ने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। तो ये तो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की हम बात करें तो पहले तो बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन। दो फंक्शन जो मेन है, फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ठीक है, इसके साथ ही फिल्ट्रेशन ये हो गया। दूसरा आपका आप ये बोल सकते हो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं उसका प्रोसेस, कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो बच जाते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक यूरिया, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A narrow beam XY of white light is passing ABC as shown in the diagram. ABC ये प्रिज्म है एक, और XY रेज जा रही है। Trace it on your answer sheet and show the beam as observed on the screen PQ. Name the phenomenon observed at state it because. ठीक है, देखिए ये एक डायग्राम पे दिया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है मैंने, ये है PQ, या मान लीजिए ये X है और ये Y है, ये A B C। तो कभी भी जब व्हाइट लाइट, एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म में पड़ती है, तो ये स्प्लिट होके 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, कि व्हाइट लाइट में 7 कलर प्रेजेंट रहते हैं। चाहे वो हम सनलाइट की बात करें, सनलाइट में भी व्हाइट लाइट होती है जो जिसके अंदर 7 कलर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 कलर में प्रेजेंट होने की वजह से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है, प्रिज्म से ट्रांसपेरेंट होकर बाहर निकलती है, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये एक पैटर्न, अब ये स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती है, उसको हम बोले, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विबग्योर, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर डिवाइड, तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। व्हाइट लाइट के स्प्लिटिंग की प्रोसेस को थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडिया प्रिज्म, ठीक है, जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट होती है और 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ
लाइट। तो बोला कि नेम द फिनोमेनन, तो इसी फिनोमेनन को हम बोल देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो रेनबो की फॉर्मेशन है, जब हम रेनबो देखते हैं बारिश के टाइम पे, तो वो भी एक डिस्पर्सन का ही एक एग्जांपल है। वहां पे जो ड्रॉपलेट्स हैं उन पे सन की वाइट लाइट पड़ती है और वो ड्रॉपलेट्स वहां पे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं और वो सन की वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करती है, जिससे हमें रेनबो की फॉर्मेशन दिखती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। अब कह रहे कि स्प्लिट इट्स कॉज, अब इसका कॉज क्या क्या है। देखिए, जो ये व्हाइट लाइट है 7 कलर में डिवाइड होती है, 7 कलर की क्या होती है, डिफरेंट स्पीड होती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल को बनाती है, सबका एंगल एक नहीं होता, सब अलग अलग एंगल्स को बनाती है। ठीक है, इन 7 लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइट और डिफरेंट डिफरेंट लाइट होने की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को फॉर्म करती है। एंड साथ ही में इन सब की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से ही जो ये 7 कलर्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्प्लिट होते हैं, इनकी अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग तरीके से स्प्लिट होते हैं। कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो ज्यादा स्कैटर होगा, ज्यादा फैलेगा। जिसकी कम वेवलेंथ, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो कम फैलेगा। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो कम फैलता है, वो कम स्कैटर होता है। वहीं पे अगर वॉयलेट कलर की हम बात करें तो इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो ये ज्यादा फैलता है स्पेक्ट्रम। और ये 7 कलर के जो से जो बनने वाला ये है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर का जो चीज है इसको विबग्योर बोला है, उसको ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कॉज हो गए डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट वेवलेंथ, एंड इस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन सीरीज के लिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।